जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन क्लास में। दोस्तों, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हुमायूं था, है ना। अभी बाबर और हुमायूं आपको दो वीडियो प्रोवाइड कराया जा चुका है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो है, अच्छा वीडियो है, आप लोग उसे जरूर देखें, है ना। उसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो है शेर शाह सूरी। लेकिन उससे पहले हमने आपसे पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि बाबर को कहां पे दफनाया गया था, बाबर की मृत्यु के बाद कहां दफनाया गया। तो इसका आंसर है पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन फिर क्या हुआ था, बाद में उनको काबुल ले जाके दफनाया गया उनके द्वारा चुने हुए जगह। हाँ, तो ये हमारा आंसर था। और हमारा आज का क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा किसने लिखा था। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज का टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, शेर शाह सूरी। तो हम लोग देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये सबसे पहले शेर शाह का जन्म हुआ था वो 1486 में हुआ था। हालांकि इस पे विरोधाभास थोड़ा सा लोग में कॉन्ट्राडिक्शन है कि 1472 में, कहीं कहा 1472 में हुआ था, कहीं कहा जाता है कि 1486 यानी 1486 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। तो देखते हैं कि, तो आगे देखते हैं। तो शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में होशियारपुर जो है पंजाब का एक जगह है होशियारपुर, वहां पे शेर शाह सूरी का जन्म होता है। एक्चुअली इनके बचपन का नाम फरीद खान था, है ना, लेकिन बाद में ये शेर शाह सूरी टाइटल भी लेते हैं, कैसे लेते हैं वो आगे देख लेंगे। तो इनका जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में होता है। इनका जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में होता है। इनके बचपन का नाम फरीद खान, इनके बचपन का नाम फरीद खान था और इनके दादाजी का नाम था इब्राहिम खान सूरी। ठीक है, तो फरीद खान के दादा का नाम था इब्राहिम खान सूरी और पिता का नाम था हसन खान। ठीक है, देखिए अब जो फरीद खान जो है, इनके दादा का नाम है इब्राहिम खान सूरी और ये क्या था, ये हरियाणा का एक प्रांत है नारनौल। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है नारनौल, वहां की ये जागीरदार थे। ठीक है, तो ये इब्राहिम खान सूरी जो थे, इब्राहिम खान सूरी जो एक हरियाणा में एक प्रांत है, एक जगह है नारनौल, उसकी ये जागीरदार थे और दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली के जो शासक हुआ करते थे उस समय, उनके प्रतिनिधि भी थे। ठीक है, यानी दिल्ली के जो शासक थे उनकी तरफ से ये यहाँ पे शासन चलाते थे। तो ये याद रखिएगा, इनके दादाजी का नाम था इब्राहिम खान सूरी और ये नारनौल के क्या थे, जागीरदार थे। और ये नारनौल कहाँ है, तो ये हरियाणा में। तो नारनौल के ये जागीरदार थे। आगे देखते हैं कि इनके पिता का नाम था हसन खान, इनके पिता का नाम था हसन खान, फरीद खान के पिता का नाम था हसन खान। और ये जो है एक अफगान था और वो बहुत बड़ा रईस भी था, उसका नाम था जमाल खान। ठीक है, तो एक अफगान जो था जमाल खान, उसके यहाँ ये जो थे उनकी सेवा में थे, यानी जमाल खान की सेवा में थे इनके पिता हसन खान। फरीद खान के पिता हसन खान जो एक अफगान था जमाल खान, उसकी सेवा में थे। और हसन खान ने कुल 4 शादियां की, हसन खान ने 4 शादियां की और उससे 8 बच्चे हुए। ठीक है, तो हसन खान के 8 बच्चे थे, यानी शेर शाह सूरी टोटल 8 भाई बहन थे। अब होता क्या था कि फरीद खान का अपनी सौतेली मां के साथ उतना बनता नहीं था, हमेशा वो फरीद खान को सताया करते थे। मतलब हर काम में रोकना टोकना, फरीद खान को हर समय डांटना पीटना ये लगा रहता था। इससे तंग होके क्या होता है कि फरीद खान यानी शेर शाह ने क्या किया, वो जगह छोड़ दिया। ठीक है, उस जगह को छोड़ के चले गए जौनपुर, और जौनपुर जाने के बाद क्या हुआ, वहीं पे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो फरीद खान जो है अपनी सौतेली मां के सताए जाने के बाद जौनपुर चले जाते हैं और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उस समय जो है जौनपुर को अभी जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और इसी जौनपुर में जाकर शेर शाह ने क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया। अब क्या होता है, जब ये शिक्षा अपना पूरा कर लेते हैं, जब इनका शिक्षा पूरा हो जाता है, तब ये आ जाते हैं फिर से कहां, जहां पे इनके पिता काम करते थे जमाल खान के पास, उसी की सेवा करने आ जाते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद शेर शाह जो है वापस जमाल खान के पास आते हैं, उसकी सेवा में आते हैं। लेकिन अगेन ये बात उसकी सौतेली मां को पसंद नहीं था और अंत में क्या करते हैं, ये जो फरीद खान थे ये जमाल खान को छोड़ के बिहार आ जाते हैं। ठीक है,
ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो जमाल खां के यहाँ गए थे काम करने, उनकी सेवा करने, लेकिन अपनी माँ के पसंद ना होने के कारण ये क्या करते हैं, जमाल खां को छोड़ देते हैं और वहां से ये आ जाते हैं बिहार, है ना। और शायद परिस्थिति इसी मौके की तलाश में थी, है ना, क्योंकि यहीं से शेर शाह को आगे बढ़ना था, यहीं से फरीद खां को आगे चल के शेर खां बनना था, शेर शाह बनना था और भारत के इतिहास में अपना नाम अमर करना था, है ना। तो अब देखते हैं अब क्या होता है कि शेर शाह जो थे, जो फरीद खां थे, हाँ, ये क्या होता है, बिहार आ जाते हैं। और बिहार आते हैं और उस समय बिहार के जो शासक थे वो भी एक अफगानी थे, उनका नाम था बहार खां लोहानी। यानी उस समय बिहार के शासक कौन थे, उस समय बिहार के शासक बहार खां लोहानी थे। अब ये फरीद खां जो था ये क्या करते हैं, बहार खां लोहानी के यहाँ जाते हैं, है ना, और उनके यहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। एक बार ये घटना हुई, क्या हुआ कि एक शेर को कहा जाता है कि फरीद खां ने अपनी तलवार की एक बार से ही मार दिया, है ना। तो इससे बहार खां लोहानी काफी खुश होता है, इससे बहार खां लोहानी काफी खुश होता है और फरीद खां को शेर खां की उपाधि देता है। याद रखिएगा यहां पे से अब फरीद खां अब बन जाता है शेर खां। क्यों? क्योंकि वो अपनी तलवार की एक ही बार से एक शेर को मार गिराता है। इसलिए उसमें जो बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी, वो इन्हें किस चीज का उपाधि देते हैं, शेर खां की उपाधि देते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो शेर खां की उपाधि मिल जाता है बहार खां लोहानी से। और यहीं पे बात अब खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होता है। अब क्या होता है कि बहार खां लोहानी इनको अपने सहायक के रूप में नियुक्त कर लेता है। तो अब जो है बहार खां लोहानी शेर खां को क्या करते हैं, अपने मददगार के रूप में रख लेते हैं, अपने सहायक के रूप में नियुक्त कर देते हैं। और बहार खां लोहानी का एक बहुत छोटा बेटा था, वो अभी बहुत ही छोटा था, है ना, उसका शिक्षक भी बना देते हैं। यानी अब जो ये फरीद खां था, है ना, ये अब बहार खां लोहानी के अबोध बच्चे का ये गुरु बन जाता है, ठीक है, और उसको शिक्षा देने लगता है, उसको ट्रेन करने लगता है। तो ठीक है, बहार खां लोहानी के सहायक भी बन जाते हैं और साथ ही साथ बहार खां लोहानी के पुत्र के ये शिक्षक भी बन जाते हैं। समय चलते रहता है, फिर क्या होता है कि एक बार बहार खां और शेर खां दोनों में कुछ मतभेद हो जाता है। जैसे बहार खां इनसे अपना पूरा समर्थन वापस ले और शेर खां एक बार फिर से असहाय हो जाते हैं, ठीक है, और ये फिर से जो है बहार खां के यहां से निकल जाते हैं और ये घूमने लगते हैं। घूमते घूमते क्या होता है, ये बाबर के यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये घटना है लगभग 1527-28 की, ठीक है। तो 1527-28 में जो है शेर खां कहां पहुंच जाते हैं, बाबर की सेना में भर्ती हो जाते हैं और 1 से 2 साल वहां पे क्या करते हैं, ये अपना सैनिक के रूप में जीवन बिताते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। तो बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। अब फिर से शेर खां क्या करते हैं, ये वापस बिहार आते हैं। शेर खां फिर से वापस बिहार आते हैं और जो बहार खां का बेटा था उसके फिर से संरक्षक बन जाते हैं। जिसको छोड़ के वो चले गए थे वापस फिर से आते हैं और उसके संरक्षक बन जाते हैं। और वो यही नहीं रुकते, अपने आप को बिहार के शासक भी घोषित कर देते हैं और इस तरह से वो बिहार के शासक बन जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, वापस बिहार आते हैं और यहाँ के शासक बन जाते हैं। अब जैसे ये शासक बनते हैं, ये हाथ पे हाथ रख के इब्राहिम लोदी की तरह बैठते नहीं है। ये अब क्या करते हैं, अपना प्रशासनिक सुधार, है ना, यानी अपने प्रशासन में काफी सुधार करते हैं। क्या करते हैं ये आपको आगे लोग बहुत इसको पढ़ेंगे वे भी। लेकिन ये सब चल ही रहा होता है, ये अपने सुधार में लगे ही थे कि क्या होता है, हुमायूं का इन पे आक्रमण हो जाता है। और आपको पता है इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध देवरा का युद्ध होता है। दोनों के बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच एक बहुत ही बड़ा देवरा का युद्ध होता है, ठीक है। आपको पता होगा ये युद्ध गोमती नदी के तट पे लड़ा गया था। ये युद्ध देवरा का युद्ध गोमती नदी के तट पे लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले शेर शाह सूरी ने अपना एक सेनापति महमूद लोदी को भेजा, महमूद लोदी के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा और इधर से कौन था, हुमायूं था। दोनों में युद्ध होता है, महमूद लोदी हार जाता है ना, और हुमायूं जो है ये आगे बढ़ता है और जो चुनारगढ़ का किला था जहां पे शेर शाह बैठे थे, जहां पे शेर शाह बैठे थे उसको क्या करता है, घेर लेता है ना। तो चुनारगढ़ के किले को आपको पता होगा हुमायूं 4 महीने तक घेर के बैठे रहता है।
बाद में क्या होता है कि अंदर जो है, जो किले के अंदर थे, उनके लिए राशन पानी खत्म हो जाता है। तो बाद में शेर शाह सूरी क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरह से हुमायूं युद्ध जीत जाता है। और आपको पता भी होगा कि यहीं पे युद्ध हारने के बाद शेर शाह सूरी को अपने बेटे कुतुब खान, है ना, और अफगान की एक सेना को हुमायूं के सेवा में भेजना पड़ता है। इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप देख सकते हैं। देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, पिछला वीडियो। चलिए देखिए अब क्या होता है, यहां से शेर शाह सूरी हार जाते हैं, लेकिन वो चुप बैठते नहीं, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं हुमायूं की, है ना, लेकिन ये अपना अंदर अंदर अपना विकास, अपने सैन्य संगठन को मजबूत करते रहते हैं। और एक वक्त फिर ऐसा आता है 1537 का, 1537 का, जब वो बंगाल पे आक्रमण करते हैं। कौन? शेर शाह सूरी बंगाल पे आक्रमण करते हैं और बंगाल के बहुत ही बड़े भाग को कब्जा कर लेते हैं। अब उस समय जो था बंगाल हुमायूं के अधीन, बंगाल में उस समय हुमायूं का शासन था। अब हुमायूं को लग जाता है अब हुमायूं तिलमिला उठता है। हुमायूं क्या करता है, फिर से ही बंगाल की ओर जाता है और वहां के सिचुएशन को कंट्रोल करके, बंगाल की सिचुएशन को संभाल के, जैसे ही वो लौट के आ रहा होता है बंगाल अभियान से 1539 के आसपास, उसी के समय युद्ध होता है चौसा का युद्ध। कैसे होता है आप समझिए। देखिए हुमायूं के सेना में एक उसका सिपाही सलार, एक सेनापति था, उसका नाम था हिंदू बेग। हिंदू बेग क्या चाहता था कि ये जो अफगान अब बंगाल तक अपना पैर पसार लिए हैं, इनको यहां से खदेड़ कर वापस जौनपुर भेज दिया जाए, वापस जौनपुर भेज दिया जाए, ठीक। लेकिन वो इसके लिए तैयारी तो बहुत कर रहा था, हिंदू बेग बहुत तैयारी कर रहा था ताकि शेर खान को यहां से हटाया जाए। और वो अपनी तैयारी में इतना व्यस्त हो गया, इतना उलझ गया कि वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि शेर खान कर क्या रहा है, आखिर शेर खान किस तरह से अपने सैन्य संगठन को बढ़ा रहा है, वो क्या क्या योजना बना रहा है। हिंदू बेग ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, शेर शाह सूरी तो बहुत दूरदर्शी पूर्ण इंसान थे। इन्होंने क्या किया, पता लगवाया कि आखिर हिंदू बेग कर क्या रहा है। इन्हें पता चला कि हिंदू बेग इन्हीं को भगाने के फेरा में, तो इन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया और अचानक रात में जो है हुमायूं पे आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना उस समय क्या थी, गंगा नदी के आसपास थी, ठीक है, गंगा नदी के आसपास थी। अब अचानक से जो ये शेर शाह हमला करते हैं, इससे हुमायूं घबरा जाता है। अब ऐसा घबराता है कि क्या होता है कि उसके अधिकतर सैनिक गंगा में कूद जाते हैं। गंगा में कूदे उससे अधिकांश सैनिक मर गए। उसके बाद जो अफगान सेना के पास तीर था, है ना, तो तीर से बहुत सारे घायल होते हैं, मर जाते हैं। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि हुमायूं खुद डूबते डूबते बचा। एक्चुअली वो बचा भी नहीं, उसको बचा लिया था किसने, निजाम। तो निजाम नाम के एक व्यक्ति ने उसको डूबने से बचा लिया। अब यहां से क्या होता है कि हुमायूं जो है ये भागता है, और भागता है कहां, कालपी होते हुए वापस आगरा पहुंचता है, ठीक है। इसके आगे की स्टोरी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये चौसा का युद्ध 26 जून 1539 की घटना है, जब इसी रात को शेर शाह अचानक रात में हमला कर देते हैं और हुमायूं की सेना में पूरे भगदड़ मच जाता है। और ये चौसा कहीं और नहीं बल्कि अपने बक्सर के पास एक जगह है, उसका नाम है चौसा। और आपको पता होगा ये युद्ध जो था कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था, है ना, कर्मनाशा नदी के तट पे लड़ा गया था। अब क्या होता है, हुमायूं जब चौसा का युद्ध हार गया तो हुमायूं जो है कालपी होते हुए आगरा की ओर भागा। अब जब हुमायूं अपनी जान बचा के आगरा पहुंचते हैं तो वहां पे वापस सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सारे मुगल इकट्ठा होते हैं और ये कसम खाते हैं कि हम शेर शाह सूरी को अवश्य हराएंगे। अब इधर क्या होता है वो देखिए। चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी का मनोबल इतना बढ़ गया था, है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया हो गया था, क्योंकि मुगल को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, इसी विजय से खुश होके शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ले ली, ठीक है, शेर शाह की उपाधि ले लिया। उसके बाद सबसे बड़ा एक काम हुआ, सिक्का चलवाया। अभी सिक्का का इतिहास हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में आगे की थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या किया, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। खुतबा आपको पता है, पिछले वीडियो में समझा भी चुके हैं। खुतबा मतलब होता था अपने नाम की प्रशंसा का जो एक पत्र होता है वो पढ़वाया। अब फिर क्या होता है कि इधर शेर शाह सूरी का मनोबल बढ़ा हुआ है, हुमायूं का मनोबल डाउन है, लेकिन शेर शाह यहाँ रुकते नहीं है। ये क्या करते हैं, अपनी सेना को तैयार करते हैं और दिल्ली की ओर बढ़ चलते हैं, दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। इधर हुमायूं भी कसम ले लेते हैं कि हमको शेर शाह को हराना है, ठीक। अब ये इधर से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ और हुमायूं दिल्ली से आ रहे हैं शेर शाह सूरी की तरफ। दोनों एक दूसरे से बेखबर,
कि दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, है ना, किसी को नहीं पता कि हम ये भी मेरी तरफ आ रहा है, ये भी मेरी तरफ आ रहा है। अचानक से दोनों की मुलाकात हो जाती है कन्नौज में, ठीक है। अब दोनों चौंक गए, भाई ये क्या हो गया। शेर शाह को ये नहीं पता था कि हुमायूं हम पे आक्रमण करने आ रहा है, और हुमायूं को ये नहीं पता था कि शेर शाह सूरी आक्रमण करने आ रहा है। तो दोनों उस समय, दोनों में से कोई इसमें तैयार था नहीं एक्चुअली युद्ध करने के लिए, है ना, तो दोनों में से कोई तैयार था नहीं। लेकिन उसी समय शेर शाह सूरी के साथ एक अच्छा घटना घटता है। एक शेर शाह सूरी का एक दोस्त कहिए, एक सेनापति कहिए, एक सलाहकार कहिए, उनका नाम था ख्वास खां। क्या नाम था? ख्वास खां। ख्वास खां अपनी बहुत बड़ी सेना लेके पहुंच जाते हैं शेर शाह सूरी की मदद करने के लिए, और इस सेना को देख के हुमायूं की सेना में भगदड़ मच जाती है ना, एक बहुत ही भयानक मंजर उत्पन्न हो जाता है। हुमायूं की सेना इधर उधर पूरे भागने लगते हैं। हुमायूं के जितने भी सिपाही सलार थे वो सब लगभग सब भागने लगते हैं। इतना तो छोड़िए, यहां तक तो चलिए ठीक है कि चलिए सिपाही सलार भाग रहा है। हद तो तब हो गया कि हुमायूं का अपना भाई कामरान अपनी 3000 सेना के साथ लेके भाग गया। हुमायूं का भाई कामरान भी युद्ध छोड़ के भाग गया अपनी 3000 सेना के साथ। अब हुमायूं बच गया अकेले, निसहाय। अब शेर शाह सूरी ने क्या किया, अपनी सेना को 5 भाग में बांट दिया। अब 5 भाग में बांटने के बाद क्या हुआ, हुमायूं को चारों तरफ से घेर के उस पर आक्रमण होने लगा, और फलस्वरूप क्या होता है, हुमायूं हार जाते हैं। और तब जब ही हारते हैं वो, फिर वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और वहीं से वो ईरान निकल आते हैं। अब देखिए, अब वो वापस हुमायूं आएंगे 1555 में। तब तक देखिए क्या होता है कि बिहार पे, दिल्ली पे अफगान का फिर से आधिपत्य हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 15 साल में अफगान क्या करते हैं, इनका कैसा काम रहता है ना। चलिए देखते हैं उसको। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। आगे देखते हैं कि अब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पे, आगरा पे अपना कब्जा तो कर लिया, अब ये अपना काम किस तरह से करते हैं। तो देखिए, शेर शाह सूरी कोई आलसी शासक थे नहीं। ये जो है बहुत ही बेहतरीन, हमारे इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि काफी बेहतरीन शासक थे। इन्होंने काफी कुछ किया, है ना, मतलब सामान्य से सामान्य लोगों के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया। तो देखिए इन्होंने काम क्या किया, समझते हैं। इनका सबसे पहले एक काम आता है कि इन्होंने भारतीय डाक विभाग को सुधारा, यानी भारतीय डाक विभाग को इन्होंने सुधारा। हुआ क्या था, ऐसा नहीं कि इन्होंने डाक विभाग का स्थापना किया, ऐसा नहीं था। डाक विभाग का प्रचलन पहले भी था, लेकिन उसमें काफी खामियां थी। इन्होंने क्या किया, उस खामियों को दूर किया और ऐसा व्यवस्था किया कि आसानी से लोग किसी दूसरे को अपना संदेश भेज सके। तो इन्होंने सबसे पहले डाक विभाग को काफी सुदृढ़ किया, काफी मजबूत किया। इन्होंने भ्रष्टाचारियों के लिए भी काफी कठोर कानून बनाए, है ना। और एक क्या हुआ था, दिल्ली में किला एक कुहना एक मस्जिद है, किला एक कुहना एक मस्जिद है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। याद रखिएगा, दिल्ली में है ये मस्जिद, किला एक कुहना, इसका निर्माण किया था शेर शाह सूरी। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने पाटलिपुत्र को फिर से क्या किया, पुनः गठन किया। यहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंट के काम करवाए और पाटलिपुत्र का नाम बदल के इन्होंने पटना कर दिया। शेर शाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना रखा, उसको रिफॉर्म करने के बाद। उसके बाद आप ये जरूर जानते होंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत इन्होंने करवाया था। देखिए, ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, ये अफगानिस्तान के काबुल से लेके बांग्लादेश के चटगांव तक था। तो यहां तक की रोड को इन्होंने क्या किया, मरम्मत करवाया। और सिर्फ मरम्मत ही नहीं करवाया, इसके दोनों साइड बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगवाए। इस रास्ते पे बहुत सारे कुआं तालाब खुदवाए। यात्री जो इस पे चलेंगे, मान लीजिए चलते चलते रात हो गया, उनको रुकने के लिए बहुत सारी जगह सराय बनाया गया। सराय मतलब एक तरह से कह लीजिए होटल बनाया गया, ताकि वहां पे लोग रात भर रुक सके। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जगह जगह पे दूर, थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ पत्थर लगवाए गए, ताकि दूरी पता चल सके कि अच्छा कितना दूरी अभी ट्रैवल किए हैं, मतलब सीधे सीधे गए तो दूरी को पता लगाने के लिए उन्होंने जगह जगह पे पत्थर भी लगवाए। ठीक है, तो इन्होंने इसमें काफी कुछ काम किया। ठीक है, पत्थर लगवाया, वृक्ष लगवाए, सराय बनवाया, कुआं बनवाया। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम था सड़क-ए-आजम। तो आप याद रखिएगा, सड़क-ए-आजम के नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड को भी जाना जाता है, और इसी को सड़क बादशाही या बादशाही सड़क भी कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में इस ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सड़क-ए-आजम था। बादशाही सड़क या सड़क
बादशाही भी था। अब देखिए हुआ क्या था, तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत सिर्फ करवाया, ऐसा तो था नहीं कि रोड था ही नहीं। ये भी हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ये रोड हुआ करता था, है ना। तो उस समय इस रोड को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में इस ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम उत्तरापथ हुआ करता था, जो मध्यकालीन भारत में इसे सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से जाना गया। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, इनके सबसे बड़े काम में से एक था ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत और दूसरा था रुपया चलवाया, है ना। अब इन्होंने क्या किया, रुपया चलवाया, ठीक है। और ये उस समय भारत का पहला रुपया था, और इन्हीं के रुपया की प्रेरणा से आज की जो हमारे जो भारत सरकार रुपया ढालती है, या और भी बहुत सारी सरकार जो है रुपया ढालती है, उसकी प्रेरणा शेरशाह सूरी से ही मिलती है, ठीक है। आपको शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया जो सिक्का था, उसका पिक्चर भी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल यही सिक्का था। और आज आप जानते हैं कि आज सिर्फ ना ही भारत बल्कि पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स, इन सभी जगह रुपया ही चलता है। तो सबसे पहले रुपया चलाने का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है, जिनकी प्रेरणा से इतनी सारे देशों में, 6-7 देशों में रुपया सिर्फ चल रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हुआ क्या कि इनके समय में, शेरशाह सूरी के समय में टोटल 23 टकसाल्स थे, 23 टकसाल थी। टकसाल में क्या होता है, रुपया। तो टकसाल में सिक्के को ढाला जाता है। इन्होंने जो है चांदी का रुपया चलाया, जो 178 ग्रेन का होता था, और तांबे का दाम चलाया जो 380 ग्रेन का होता था। आप इस बात को याद रखिएगा, एज एग्जाम पूछ लेता है कि जो शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया वो कितने ग्रेन का होता था, तो 178 ग्राम, और तांबे का जो दाम चलाया वो 380 ग्राम का होता था। अक्सर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि चांदी का जो उसने सिक्का चलाया उसे क्या कहा जाता था, रुपया या दाम। तो रुपया कहा जाता था, जबकि तांबे का जो सिक्का था उसे दाम कहा जाता था, जो 380 ग्रेन का हुआ करता था। आगे चलिए, इन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी ने किसानों के लिए मदद के लिए भी बहुत सारा काम किया, ठीक है। 2 तरह के प्रथा चला, एक कबूलियत प्रथा और एक पट्टा प्रथा। अब आप सोच रहे होंगे कि कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा है क्या। देखिए, पट्टा प्रथा में क्या होता था, पट्टा में होता था ये एक तरह का एग्रीमेंट होता था, जिसपे यह स्पष्ट लिखा होता था कि आज फलाने किसान को इस साल सिर्फ इतना टैक्स देना है, इतना ही कर्ज देना है, इतना ही लगान देना है, ठीक है। बाकी और सब शासक क्या करते थे, मनमाना लगान लेते थे, जितना मन उतना, जब मन तब जो लगान, जैसे कोई नया कानून लाए और क्या कि नया लगान लगा दिए। लेकिन इस जो पट्टा में होता था कि पहले से फिक्स होता था कि आपसे सिर्फ इतना ही लगान लिया जाएगा, कोई एडिशनल टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। और किसान क्या करते थे, जब इस पट्टा को एक्सेप्ट करते थे, रिसीव करते थे, तो ये कबूलियत नामक पत्र देते थे कि ठीक है हमें कबूल है ना। तो इस कबूलियत के द्वारा वो इस पट्टा को एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद हमारे जो इतिहासकार हैं, जो हमारे देश के इतिहासकार हैं, ये शेरशाह सूरी को अपने देश का अपना देसी शासक मानते हैं, ना कि विदेशी शासक। जैसा कि आपको पता है मुगलों को विदेशी माना जाता है, लेकिन शेरशाह को अपना देश का शासक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इनके काम का एक प्रभाव था, जो इनको अपने देश का शासक माना जाता है। इन्होंने इतने काम किए कि बाद में जो अकबर इतने महान शासक बने, उनमें कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी का भी योगदान था, है ना। यदि अकबर ग्रो कर पाया तो उसकी जो नींव थी, है ना, उसकी नींव वो शेरशाह सूरी नहीं रखे थे, और इस विशाल नींव के बदौलत ही अकबर इतना महान बन पाए, जिन्हें आज हम लोग महान शासक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इनका जीवन का अंतिम अभियान था कालिंजर विजय, जो 1545 में होता है, ठीक है। ये कालिंजर किले को जीतने के लिए जाते हैं, और उस समय कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह। कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह। होता क्या है, इनकी सेना जो कालिंजर का किला था उस पे गोले दाग रहे थे, है ना। उस गोले का नाम था उक्का नामक गोला, जिसको ये क्या कर रहे थे, कालिंजर के किले पे फेंक रहे थे। हुआ क्या, दुर्भाग्यवश एक गोला कालिंजर के किले से टकराया और वापस जो है उस जगह आ गिरा जहां पे बहुत सारे गोले रखे हुए थे। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा गोला रखा हुआ, यहां से गोला हम फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इस दीवार में टकराया, कालिंजर के किले में और टकरा के वापस उस जगह गिरा जहां पे बहुत सारा गोला रखा हुआ था। अब ये गोला यहाँ टकरा के आया और गिरा, और इसमें विस्फोट हो गया। अब क्या हुआ, इस विस्फोट से बहुत सारे गोले इधर उधर उड़ने लगे और उनमें विस्फोट होने लगा। इसी से क्या हुआ कि एक आध गोला शेरशाह सूरी के ऊपर गिर गया,
और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि उन्होंने कालिंजर किले को जीत तो लिया, लेकिन वो उसके बाद ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए और कुछ दिन के अंदर ही उनका देहांत हो गया। ठीक है, और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि उनका जो मकबरा है वो सासाराम में है, एक झील के ऊपर बनाया हुआ है ना। तो वो भी काफी मतलब विजिटिंग प्लेस है, वो घूमने वाला जो जगह है, बहुत अच्छा जगह है ना। तो इनका मकबरा सासाराम में बनाया गया है। और इनके बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुए जलाल खां। आप जानते हैं अकबर के बचपन का नाम भी जलाल ही था, और शेर शाह सूरी के भी जो उत्तराधिकारी हुए वो जलाल खां है ना। और ये जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठते। ये जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठते हैं, और ये काफी अच्छे ये भी थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हालांकि इनका ज्यादा समय जो था अपने पिता के जो विद्रोही थे उनको दबाने में ही ज्यादा समय लग गया, और ये 8-9 साल तक शासन करते हैं और अपने पिता के लगभग हर नियम को पालन करते हैं, और जिसमें जरूरी संशोधन था वो भी करते हैं, यानी विकास का काम ये भी बहुत करते हैं। इनके उत्तराधिकारी हुए कौन? फिरोज शाह सूरी। जलाल खां या इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी हुए फिरोज शाह सूरी। ये काफी कम उम्र के थे, इसलिए क्या हुआ, एक व्यक्ति थे मुबरिज खां, एक व्यक्ति थे मुबरिज खां। अब ये व्यक्ति कौन थे? देखिए, शेर शाह सूरी के भाई थे निजाम खां। ठीक है, निजाम खां का बेटा था मुबरिज खां। मुबरिज खां ने क्या किया? फिरोज शाह सूरी को मार दिया। ठीक है, मुबरिज खां ने क्या किया? फिरोज शाह सूरी को मार दिया और खुद जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब इससे हुआ क्या कि जो शेर शाह सूरी के समर्थक थे या इस्लाम शाह के जो समर्थक थे ये काफी भड़क गए, और यहीं से कहीं ना कहीं फिर से जो विद्रोह उठी है ना, ये मुबरिज खां या मोहम्मद शाह आदिल के विरुद्ध में यही कहीं ना कहीं जो है ये सूरी वंश का पतन का कारण बनती है ना। और आपको पता ही होगा, फिर से तब तक 1555 तक फिर से हुमायूं भारत पे आ चुके होते हैं, और उनका युद्ध होता है सिकंदर शाह सूरी से। किनसे? सिकंदर शाह सूरी से। और सिकंदर शाह सूरी सरहिंद के युद्ध में हार जाते हैं है ना। उसके बाद हालांकि ये अंतिम शासक नहीं थे, अंतिम शासक थे आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी, ठीक है, आदिल शाह सूरी। और इन्हीं के जो सेनापति थे आप कह सकते हो वो थे हेमू, जो अकबर से पानीपत के युद्ध में हार जाते हैं और मारे जाते हैं, और इस तरह से जो होता है सूरी वंश का अंत हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको अगला जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा अकबर पे, और वो काफी बेहतरीन वीडियो होगा, काफी डेप्थ में इसको समझाया गया होगा। आप लोग प्लीज उसे जरूर देखें, वो आपको मे बी कल या परसों मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।